सुबह का समय है। सूरज की पहली किरणें धरती पर सुनहरी चादर बिछा रही हैं। गांव का नाम है रामपुरा। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें, बैलों की हल्की घंटियों की टनटनाहट और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी पावन बना रही है। यह है रामपुरा गांव, जहां रिश्ते आज भी खेतों की मिट्टी की तरह महकते हैं और जहां हर घर की दीवारों में पुराने संस्कारों की खुशबू बसती है। इसी गांव के बीचों बीच एक पुराना बड़ा घर है, राम प्रसाद शर्मा का घर। यहीं से शुरू होती है कर्मों के अदृश्य हिसाब की कहानी। घर का आंगन साफ है। तुलसी के चौरे पर दिया जल रहा है। सारला देवी, उम्र लगभग 55 वर्ष, सादगी और भक्ति की मूर्ति, सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माता की पूजा कर रही हैं। उनके हाथों में जल और फूल हैं। पास ही घंटी की मधुर ध्वनि गूंज रही है। हे तुलसी माता, जैसे आपके पत्तों से हर घर में पवित्रता आती है, वैसे ही हमारे घर में भी हमेशा शांति और प्रेम बना रहे। मेरे तीनों बेटे, बहुएं और आने वाली पीढ़ियां हमेशा सुखी रहें। सबसे बड़ी बहू सरोज, उम्र 28, साधारण पर मेहनती, आंगन में झाड़ू लगा रही है। झाड़ू की खड़खड़ाहट से सुबह की शांति टूटती है। वह धीरे धीरे भजन गुनगुनाती है। घर का आंगन साफ रहे तो घर में लक्ष्मी जी भी टिकती हैं। माँ जी हर रोज इतनी श्रद्धा से पूजा करती हैं। सच में उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बरामदे में राम प्रसाद शर्मा, उम्र 60, सफेद धोती कुर्ता पहने, चश्मा लगाकर अखबार पढ़ रहे हैं। सामने की मेज पर चाय का गिलास रखा है। वह चाय की चुस्की लेते हैं और पत्नी की पूजा को देखकर संतोष से भर जाते हैं। वाह सारला, तुम्हारी भक्ति को देखकर मन तृप्त हो जाता है। सच कहूं तो इस घर की नींव तुम्हारी पूजा और आस्था से ही मजबूत है। यह सब तो आपका ही आशीर्वाद है। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह परिवार हमेशा जुड़ा रहे, कहीं कोई दरार ना पड़े। हाँ, सही कहती हो। तीनों बेटे अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। तीनों की शादियां भी हो चुकी हैं। सब अपने अपने तरीके से रहते हैं, पर कभी कभी डर लगता है कि कहीं आधुनिकता और पैसे की दौड़ रिश्तों को कमजोर न कर दे। राम प्रसाद और सारला देवी के 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा गोपाल, नौकरी पेशा, शांत स्वभाव का। मंझला बेटा मोहन, थोड़े गुस्सैल लेकिन दिल के साफ। सबसे छोटा बेटा राकेश, पढ़ाई लिखाई में तेज लेकिन ज्यादा महत्वाकांक्षी। तीनों की शादियां हो चुकी हैं। बड़ी बहू सरोज, मेहनती और घर संभालने वाली। दूसरी बहू कविता, पढ़ी लिखी लेकिन थोड़ा आधुनिक विचारों वाली। तीसरी बहू राधा, हंसमुख और मिलनसार। सुबह का वक्त है। आंगन की हलचल के बाद अब घर के भीतर रसोई में काम शुरू हो चुका है। बड़ी बहू सरोज झाड़ू पोंछा खत्म कर चुकी है और अब नाश्ते में मदद कर रही है। देखो राधा, ये घर बहुत बड़ा है, काम भी उतना ही बड़ा, पर कभी कभी लगता है कि सारा बोझ हम पर ही डाल दिया जाता है। दीदी, घर बड़ा है तो काम भी ज्यादा होगा ही ना, और फिर माँ जी तो हमेशा मदद करती हैं। वैसे भी मुझे तो अच्छा लगता है जब सब मिलकर खाते हैं। हाँ, तुझे अच्छा लगता होगा क्योंकि तू सबसे छोटी है। तुझसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करता। असली जिम्मेदारी तो बड़ी और मंझली बहू पर आती है। मैं तो परेशान हो जाती हूँ काम कर करके। राधा चुप हो जाती है। उसका चेहरा थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, लेकिन वो अपनी हंसमुख प्रकृति से तुरंत संभल जाती है। राम प्रसाद जी अभी भी बरामदे में अखबार देख रहे हैं। तभी उनका मंझला बेटा मोहन आता है। मोहन खेतीबाड़ी का काम देखता है। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि खेतों में नई नहर बनवानी चाहिए। पुरानी नहर से पानी सही से नहीं आता। आप ही कहिए, जब तक सुधार नहीं होगा फसल कैसे अच्छी होगी। मोहन, तेरी बात सही है, लेकिन खेत की जमीन तो सिर्फ तेरी नहीं है, सब भाइयों की है। ऐसे फैसले सबको मिलकर करने चाहिए। पर सबको बुलाने और बैठाने में तो महीने निकल जाते हैं।
बड़ा भाई तो हमेशा अपनी नौकरी में व्यस्त रहता है, छोटा भाई अपनी पढ़ाई और सपनों में। सब अपने अपने मतलब देखते हैं। इतना कहकर वह गुस्से में चला जाता है। मोहन जैसे ही जाता है, घर का सबसे छोटा बेटा राकेश नीचे आता है। हाथ में मोबाइल है और चेहरे पर आत्मविश्वास। पिताजी, मोहन भैया को फिर गुस्सा आ गया क्या? हाँ बेटा, उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन उसकी बात में सच्चाई भी है। खेतों की नहर सचमुच सुधरनी चाहिए। पिताजी, मैं आपसे सच कहूं तो ये खेती बाड़ी अब पुरानी बात हो गई है। आजकल जमाना बदल चुका है। मुझे तो शहर जाकर बिजनेस करना है। यहां रहकर तो बस गांव की धूल ही मिलेगी। राकेश बेटा, मिट्टी से ही इंसान की पहचान होती है। ये खेत तेरे दादाजी की मेहनत का नतीजा है। इन्हें यूं ही बेकार मत समझ। पिताजी, आप भी ना हमेशा पुरानी सोच में जीते हैं। दुनिया आगे बढ़ गई है। राम प्रसाद जी खामोश हो जाते हैं। उनकी आंखों में चिंता और भी गहरी हो जाती है। कविता और राधा नाश्ता लेकर बाहर आती है। सरोज भी साथ आ जाती है। तीनों बहुएं ट्रे में पराठे, अचार और चाय लेकर सबके सामने रखती हैं। वाह बेटियों, तुम सबने तो आज अच्छा नाश्ता बना दिया। यही तो सच्ची दौलत है, जब बहुएं मिलजुल कर काम करें। दोपहर का समय, आंगन में तीनों बहुओं के बच्चे खेल रहे हैं। बड़ी बहू की बेटी गुड़िया, मंझली बहू का बेटा सोनू और छोटी बहू का बेटा मुन्ना एक दूसरे के साथ लुका छिपी और पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। खेलते खेलते वे गिर पड़ते हैं और गुड़िया के माथे पर हल्की सी चोट लग जाती है। उसके रोने की आवाज से पूरा आंगन गूंज उठता है। माँ, देखो ना, सोनू ने मुझे धक्का दिया। मेरा सर पे लग गया। नहीं, मैंने नहीं धक्का दिया। ये खुद ही भागते भागते गिर गई। मुझ पर क्यों झूठा इल्जाम लगा रही है? हाँ, मैंने देखा था। सोनू ने हाथ लगाया था, पर शायद वो खेल खेल में था। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरी बिटिया को? माथे पर सूजन आ गई है। सोनू, तुमने मारा है ना? तुम हमेशा मेरी बेटी को तंग करते हो। इतना सुनते ही मंझली बहू कविता दौड़ कर आती है। बस कर दो सरोज भाभी, मेरे बेटे को हमेशा बदनाम करना आसान है ना? जरा भी चोट लग जाए तो तुम्हें लगने लगता है कि सोनू ही कसूरवार है। बच्चा है, खेल में कभी धक्का मुक्की हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर मारा होगा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। गुड़िया रोज कहती है कि सोनू उसे परेशान करता है, और आज तो साफ साफ देख रही हूँ। मेरी बेटी को सिर पर चोट लगी है। और तुम्हारी गुड़िया तो बहुत सीधी है ना। दोपहर का समय, घर में सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं। सरला देवी थाली में रोटियां परोस रही हैं। तीनों बहुएं अपनी अपनी ओर से काम संभाल रही हैं। तुमने दाल में नमक इतना क्यों डाल दिया? खाने लायक ही नहीं रही। अरे वाह वाह, जब मैं बनाती हूँ तो नमक ज्यादा, और जब तुम्हारे हाथ का खिचड़ी जल जाती है तो सबको सहन करना पड़ता है। आंगन में माहौल भारी हो जाता है। सरला देवी हल्के गुस्से में बोलती है। बस करो बहुओं, घर का खाना कोई लड़ाई का मैदान नहीं। नमक तेल सब तो चलता है, पर शब्दों का जहर मत घोलो। बच्चों, जिंदगी का असली स्वाद प्यार से मिलता है। नमक कम ज्यादा होना बड़ी बात नहीं, लेकिन रिश्तों में कटुता आ जाए तो कोई व्यंजन मीठा नहीं लगता। रामपुर गांव अपने आप में एक मिसाल था। चारों ओर हरे भरे खेत, पगडंडी पर चलती गाय भैंसें, तालाब किनारे खेलते बच्चे और पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ चौपाल। पर अब गांव में लोग आपस में कानाफूसी करने लगे थे।
इतने सालों से रामप्रसाद जी ने घर को जोड़े रखा, पर अब तो बहुएं अलग अलग हो गई हैं। मैंने तो सुना है घर में बहुओं के रोज झगड़े होते हैं। रात का समय, बड़े भाई गोपाल और मंझले भाई मोहन आंगन में बैठे हैं। भाई, देख तो रहे हो, छोटी बहू हमेशा अपनी बात मनवाना चाहती है, हर काम में टोका टाकी। सही कह रहे हो भैया। ऊपर से ये राकेश माँ बाप का सबसे लाडला, हर बार उसी का पक्ष लिया जाता है। हम लोग तो जैसे पराये हो गए। दोपहर का समय, आंगन में सब काम निपट चुका है। बच्चे अब चुपचाप खेल रहे हैं, लेकिन बहुओं के बीच अभी भी मन ही मन खटास बाकी है। थोड़ी देर बाद भाइयों तक ये बात पहुंचती है। बारामदा, जहां तीनों भाई बैठे हैं। देखो मोहन, तुम्हारे बेटे ने जानबूझकर मेरी बेटी को गिराया था और तुम्हारी पत्नी ने आकर उल्टा हमें ही डांट दिया। ये क्या तरीका है? भैया, आप हमेशा अपने बच्चों को फरिश्ता समझते हो। मेरा बेटा कभी जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाता। असल में तो आपकी बेटी ही धक्का देकर खेल रही थी। राकेश, सबसे छोटा भाई, बीच बचाव करता है, लेकिन खुद भी चिढ़ा हुआ है। अरे तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? बच्चे हैं, खेलते खेलते गिर गए होंगे। लेकिन गोपाल भैया, तुम्हारी पत्नी ने जो बातें कही उससे तो माहौल और बिगड़ गया। राकेश, तुम बीच में मत पड़ो। हमेशा मेरी पत्नी को ही गलत ठहराते हो तुम लोग। क्या हमारे हिस्से का मान सम्मान तुम लोगों को चुभता है? माहौल गर्म हो जाता है। तीनों भाई अब जोर जोर से बोलने लगते हैं। बच्चे डर कर अपनी दादी सरला देवी के पास भागते हैं। सरला देवी मंदिर में दीपक जला रही हैं। बच्चे रोते धड़कते आकर उनके आंचल में छुप जाते हैं। हे भगवान, ये घर मैंने तोड़ फोड़ के लिए नहीं बनाया था। भाइयों में ही कलेश हो जाए, ये तो सोचा भी नहीं था। रामप्रसाद जी बरामदे से उठकर गुस्से और दुख के बीच भाइयों के पास आते हैं। बस बहुत हो गया। खून के रिश्ते को खेल खेल की बातें बिगाड़ रही हैं। ये घर एक मंदिर है और तुम लोग इसे अखाड़ा बना रहे हो। अगर आज से किसी ने झगड़ा किया तो समझ लो मुझे बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। बाबूजी, हम तो कब से सह रहे हैं। मोहन और राकेश हमेशा मुझे ही गलत ठहराते हैं। अगर मेरी इज्जत इस घर में नहीं है तो फिर मैं अलग हो जाऊंगा। भैया, अलग होना अगर आपकी शर्त है तो हम भी तैयार हैं। रोज रोज के आरोप और ताने अब बर्दाश्त नहीं होते। मैं भी चाहता हूं कि मेरा घर और मेरे बच्चे चैन से रहें। हाँ, बिल्कुल। अगर यही माहौल रहना है तो मैं भी अलग होना बेहतर समझता हूं। हमेशा मुझे बीच बचाव करना पड़ता है और आखिर में दोष भी मुझ पर आता है। बेहतर है कि सब अपना अपना रास्ता पकड़ लें। चुप रहो सब, मुझे समझ आ गया है। तुम सब अपने अपने अहम को परिवार से बड़ा मान बैठे हो। अगर सचमुच अलग होना चाहते हो तो सोच लो, माँ बाप की सांसें रहते हुए घर बांटना कैसा लगेगा। तीनों भाई गुस्से में अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। आंगन में बिखरी राख जैसा माहौल रह जाता है। दोपहर का समय है। बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं। हर बहू अलग अलग अपने बच्चों को लेने गई है। पहले एक ही बार में सब बच्चे आ जाते थे, लेकिन अब हर किसी को अलग से समय निकालना पड़ता है। सरोज की बेटी रोते हुए, मम्मी, पहले तो चाची मुझे ले आती थी। हम सब मिलकर हंसते खेलते घर आते थे। अब मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले। कविता का बेटा नाराजगी से, तो हम दोस्त भी साथ नहीं खेल पाते। पहले पूरा आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब सब अलग अलग कोनों में खेलते हैं। शाम का समय है। आंगन में चारपाइयां बिछी हैं। रामप्रसाद जी और उनकी पत्नी पार्वती चुपचाप बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है।
बच्चे खेलते खेलते पास आ जाते हैं। बड़ा बच्चा रोते हुए, दादी अब तो मजा ही नहीं आता। पहले हम सब मिलकर एक साथ खेलते थे, अब सब अलग अलग हो गए हैं। पार्वती बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए आंसू रोकते हुए, हाँ बेटा, जब घर बंट जाता है तो खुशियाँ भी बंट जाती हैं। राम प्रसाद जी बच्चों को देख सोच में पड़ जाते हैं। तभी बड़ी बहू आती है, थकी हुई लग रही है। उसके पीछे दूसरी और तीसरी बहू भी आती है। बड़ी बहू थकी आवाज में, सच कहूँ तो अब अकेले सब काम संभालना मुश्किल हो गया है। पहले हम तीनों साथ होते थे तो काम बढ़ जाता था, अब तो सुबह से रात तक भाग दौड़ ही भाग दौड़ है। हाँ दीदी, अब समझ आया कि साथ रहने का कितना फायदा था। पहले एक ही बार में सब्जी राशन आ जाता था, अब हमें अलग अलग जाना पड़ता है। कितना झंझट हो गया है। बच्चे भी बार बार पूछते हैं कि अब चाची क्यों नहीं लाती स्कूल से। सच में अलग अलग रहकर हम सब परेशान हो गए हैं। पहले तो बड़ी चाची हमें होमवर्क करवा देती थी, अब आप अकेले थक जाती हो। सब कुछ मुश्किल हो गया है। हाँ, और पहले हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते थे, अब तो सब अलग अलग कमरों में खाते हैं, मजा ही नहीं आता। शायद गलती हम सबकी थी, छोटी छोटी बातों पर तकरार कर ली। हमें सोचना चाहिए था कि बच्चे भी टूट जाएंगे। सही कहा दीदी, सच कहूँ तो अब अकेले सब संभालना मुश्किल है। साथ रहते थे तो काम आधा लगता था। तो क्यों ना हम सब मिलकर फिर से घर को जोड़ें? शायद भाई लोग मान जाएं, अगर हम सब और बच्चे मिलकर कोशिश करें। बच्चे उत्साह से कूद पड़ते हैं। हाँ, हम सब मिलकर पापा चाचा को मनाएंगे। हमें फिर से एक घर चाहिए, बड़ा सा, जिसमें सब साथ रहे। राम प्रसाद जी और पार्वती की आंखों में चमक आ जाती है। वे बच्चों को गले लगा लेते हैं। अगर बहुएं और बच्चे आगे आएंगे तो भाई भी पिघल जाएंगे। अब वक्त आ गया है इस घर को फिर से जोड़ने का। सुबह का समय, आंगन में हल्की धूप है। राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी पार्वती बच्चों और तीनों बहुओं के साथ खड़े हैं। देखो बेटो, जब तुम अलग हुए तो तुम्हारी जिम्मेदारियां और काम आसान नहीं हुए। तुम्हारे करियर और कारोबार में भी नुकसान होने लगा। हमने पहले भी तुम्हें समझाया था कि परिवार में एकता ही ताकत है। अब बच्चों और बहुओं की मेहनत और प्यार देखकर लगता है कि गलती हम सबकी नहीं थी, पर यह एहसास तुम्हें खुद करना था। बच्चे पास खड़े हैं। बड़े बेटे, मंझले और छोटे बेटे की आंखों में पछतावा झलकता है। हाँ पापा, अब समझ में आया। अलग रहकर न केवल घर की खुशियाँ बिखरी, बल्कि कारोबार और रोजमर्रा के कामों में भी नुकसान हो रहा था। सच कहूं तो पहले हम इतने अहंकारी थे कि छोटे झगड़े भी बड़ी दीवार बन गए। अब समझ आया कि एकता ही परिवार की असली ताकत है। हमारी गलती की कीमत सभी ने चुकाई। माता पिता, बहुएं और बच्चे। अब से वादा है, सब मिलकर घर चलाएंगे। देखो, जब सब मिलकर काम करते हैं तो सुबह से रात तक का काम आसान लगता है। और बच्चों के साथ हम सब भी खुश हैं। अब सब कुछ पहले जैसा सुंदर और व्यवस्थित है। बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए, हमारा घर फिर से एक हो गया। अब हम सब साथ खेलेंगे और मस्ती करेंगे। राम प्रसाद जी हंसते हुए, बच्चों, बहुओं और बेटों ने मिलकर इस घर को फिर से जीवंत बना दिया। अब हम सब एक परिवार की तरह खुशहाल रहेंगे। और इस तरह रामपुरा के राम प्रसाद परिवार ने जाना कि परिवार की असली ताकत एकता, प्यार और समझदारी में है।
छोटी गलत फहमियों और अहंकार को छोड़कर उन्होंने मिलकर अपने घर को फिर से खुशहाल और जीवंत बना दिया।